एनआईए ने देश भर में 23 ठिकानों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है और यह छापेमारी एक सूचना के आधार पर थी कि जो पीएफआई है वो एनजीओ चलाने के नाम पर देश के अंदर कुछ लोगों को ट्रेनिंग देता है, जूडो कराटे की ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है और एक देश में दंगा कराने के लिए ऐसी फोर्स को तैयार कर रहा है जो एक विशेष वर्ग के लिए वो और देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए, बवाल करने के लिए वो तैयार रह सके। जूडो कराटे के नाम पर हमने देखा किस तरह से पिछले दिनों बिहार में इस तरह के नेक्सस का खुलासा हुआ था और ये पता तब चला था कि विदेशों से फंड आ रहा था। विदेशी फंड किस लिए आ रहा था, तो जब जांच हुई तो पता चला कि वो पीएफआई जो फंड ले रही है विदेशी नाम पर, ले तो रही है कि हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन असली में वो जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रहे थे। एक वीडियो, एक प्लॉट के अंदर जो वो जूडो कराटे सिखाए जा रहे थे, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद उसकी जांच की तो पता चला कि ये तो एक देश के अंदर जिहादी मानसिकता के लोगों को, युवाओं को तैयार कर रहे हैं और उनको बाकायदा पीएफआई की युवा विंग में भर्ती करके और उनके जरिए देश में यदा कदा जहां जरूरत पड़ेगी वहां दंगा फसाद कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर एनआईए एक्टिव हुई और बिहार के जो हमने देखा था कि वहां फुलवारी शरीफ से जो खुलासे हुए थे उसी के आधार पर जांच चल रही थी, लेकिन अब यह जांच पहुंच गई है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसी तरह का मॉड्यूल का खुलासा एनआईए ने किया है। इसी में जो विदेशी फंडिंग की बात हुई और जब 23 ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ देश के अंदर कई राज्यों में छापेमारी की है तो लाखों रुपए मिले हैं और खंजर मिले हैं। अब सवाल यह है, रुपए चलिए आपने चंदा लिया, पब्लिक से पैसे जुटाए, लेकिन खंजर का क्या काम है, तलवारों का क्या काम है? बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए जो दस्तावेज मिले हैं उसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब इरादा साफ है कि इस देश में कुछ ये इस तरह की संस्थाएं धर्म के नाम पर ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यदा कदा इस बात की चर्चा चलती है, कुछ नेताओं के मुंह पे आ जाती है बात। कई हमने देखा है कट्टरपंथी सोच के लोग इस विचारधारा को कई बार टीवी में, कई बार तकरीरों में बोल देते हैं, अगर समान नागरिकता सही लागू हुई देश में तो यहां हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अभी पिछले दिनों एक नेताजी बोल रहे थे, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि मदरसों में आतंकवादी कनेक्शन सामने आया है। असम में भी इस तरह की चीजें आई थी, तो योगी जी ने पिछले दिनों आदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के रजिस्ट्रेशन की हम जांच करेंगे और जो सरकारी सहायता से चल रहे मदरसे हैं इसमें यह देखा जाएगा कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं क्या ये मदरसे उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इसमें धर्म की आप पढ़ाई करवाएं, लेकिन क्या उसके साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी, कंप्यूटर इसका भी ज्ञान कराया जा रहा है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि धार्मिक ज्ञान के साथ साथ उनको ऐसा भी बनाया जाए बच्चों को कि कल को वो मदरसे में जब 10-5 साल पढ़ चुकें तो दुनियादारी का भी कुछ काम सीखें। इसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि वो ये चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बने और इसलिए उनको मेन स्ट्रीम की शिक्षा देना भी जरूरी है। और इसलिए गाइडलाइन दी उन्होंने कि यदि सरकार से आप अनुदान ले रहे हैं तब फिर ये ज्ञान उनको देना जरूरी है। अब जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी, मदरसे बंद किए जाएंगे। और इसी के लिए जब सर्वे की घोषणा हुई तो कट्टरपंथी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, ये हमारे धर्म में आज़ादी नहीं है, हम मदरसों का सर्वे बिल्कुल नहीं होने देंगे, खून खराबा हो जाएगा, इस तरह के बयान दिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो इस संचालन को करते हैं उन्होंने बाद में इसको स्वीकारा, क्योंकि शायद उनको समझ में आ गया कि योगी जी के आगे अड़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ बुलडोजर चल जाता है। तो बाद में उनकी भाषा बदली, कहते हैं साहब सर्वे तो हम करवा देंगे, सर्वे तो आप कर लीजिए, लेकिन सरकारी दखल मंजूर नहीं है। अब बोलते हैं तो क्या करेंगे? अगर मदरसों पर बुलडोजर चला तो क्या करेंगे? सड़कों पे उतर जाएंगे। सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? बवाल करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन मोमबत्ती लेकर तो यह समाज करता नहीं है।
तो उसके पीछे दंगा फसाद कराने के लिए एक पूरी फौज तैयार करना, यह तैयारी पीएफआई करा रहा है। और पीएफआई इस चंदे को जुटाने के लिए कैश कलेक्शन करता है। पिछले दिनों खुलासा हुआ था उत्तर प्रदेश के बरेली में किस तरह से गुल्लकें रख दी गई थी के आसपास की दुकानों में, और वहां ये लोगों को संपर्क करके कहा गया कि आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए तो इन गुल्लकों में अपनी तरफ से दान दें, क्योंकि ये धर्म के नाम पर कुछ भला करने के लिए है। बाद में खुलासा हुआ कि इस पैसे का, कैश कलेक्शन का, देश विरोधी एक्टिविटी में उपयोग किया जाता है। ये तो दुरुपयोग है। दिल्ली दंगे में पीएफआई का एंगल सामने आया था। ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए जिस तरह से वहां पब्लिक जुटाई गई थी, शाहीन बाग बनाए गए थे, जगह जगह पता चल रहा था कि उसमें डेली पैसा दिया जाता था धरने प्रदर्शन पर बैठने वालों को, खाने पीने की व्यवस्था की गई। और जिस दिन दिल्ली को जलाया गया उसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्ये और लोकल लोग मिलकर के इस गठजोड़ को चला रहे थे। उसके लिए जो एसिड इकट्ठा किया गया, उसके लिए जो बड़ी बड़ी गुलेल बनाई गई, जो दंगा फसाद किया गया, उसमें सब में जो पैसा यूज हुआ वो पीएफआई जैसे संगठन ने किया। और ये जब खुलासे हुए तो एजेंसियों के भी कान खड़े हुए कि आखिरकार पीएफआई के पास ये करोड़ों रुपया आया कहां से? बैंक की ट्रांजैक्शन तो है नहीं। तो पता चला कि ये बैंक के ट्रांजैक्शन पहले ही समझ चुके हैं कि सरकार नजर रखे हुए है, और इसलिए कैश कलेक्शन हो रहा है। जुम्मे के जुम्मे काम चल रहा है, मैन टू मैन मिलके काम चल रहा है। कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता है, कोई फल की रेहड़ी लगाता है, कोई दुकान चलाता है, उससे कलेक्शन किया जा रहा है धर्म के नाम पर, और किया जा रहा है ये देश विरोधी काम। तो देश के अच्छे लोग जो हैं, जो देश में शांति चाहते हैं, बच्चों को अपनी एजुकेशन देकर उनको रोजगार, नौकरियां चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कभी भी इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह का काम कोई करे। तो लोग सवाल करते हैं पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगा रहे? तो भाई पीएफआई पर बैन लगाना एक समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि पीएफआई का जो पहला नाम था वो पीएफआई के अलावा कुछ और था, फिर बैन लगा दिया तो नाम चेंज कर दिया। अभी पीएफआई नाम के संगठन पे बैन कर दो, पीएफआई की बजाय टीएफआई कर दो, सीएफआई कर दो, नाम चेंज करके फिर वही लोग वही काम करेंगे। सवाल तो यह है कि इस तरह के संगठनों पे बैन लगाने के बजाय उस तरह की मानसिकता के लोगों पर बैन करना है। देश के अंदर आज 23% करीब मुसलमान हैं, तो उस 23% में 1% भी 1% भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो राष्ट्र विरोधी काम करता हो या धर्म की आड़ में अपराध करता हो, हत्या या इस तरह की बातें करता हो। तो 1% भी जब नहीं है, बाकी जो 22% बचे उनका क्या दोष है इसमें? वो क्यों बदनाम हो, वो क्यों पिसें, वो क्यों शक के दायरे में आए? आप देख रहे हैं जब 84 का दौर चल रहा था, 80 का दशक, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके पहले का टाइम देखिए, जब बम ब्लास्ट होते थे पंजाब के अंदर, तो वो बम ब्लास्ट करने वाले, आतंकवादी घटना करने वाले, वो सिख कम्युनिटी के कितने लोग थे? वो 1% भी नहीं थे। सारा सिख समाज परेशान था और वो चाहता था कि हमारे बच्चे इस आतंक की आग में ना जाएं, क्योंकि गोली का शिकार होंगे या गोले का शिकार होंगे, अल्टीमेटली देश का नुकसान हो रहा था। लेकिन पूरे देश में सिख कम्युनिटी को बाकी लोग शक की नजर से देखने लगे थे। भारत के इन घटनाओं की वजह से दुनिया में भी कहीं कोई केशधारी सिख जाता था तो उसको कई बार तो पगड़ी तक उतार के देखी गई, चेक कराओ भाई। क्यों? एक ऐसा समाज जिसने देश के लिए, देश में धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति पीढ़ी दर पीढ़ी दी, इतनी बहादुर कौम जिसने देश के लिए सब कुछ किया, उसके ऊपर शक, ये उनका अपमान था। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने अपनी प्लानिंग की, षड्यंत्र रचा, और ये काम करने में वो कामयाब रहे कि उस कम्युनिटी को शक के दायरे से देखा जाए। सोचिए, किसी ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी हो और उसको अपनी तलाशी देनी पड़े, उसको पगड़ी तक उतारनी पड़े, इससे ज़्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है? ठीक इसी तरह इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी में एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं, और आज भी देश के अंदर बहुत आईपीएस और आईएएस हैं जो इस देश के हित में काम कर रहे हैं। तो सब इसकी वजह से क्यों शक के दायरे में आए?
अभी मुझे कल कोई कह रहा था योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप की बात की है, छात्रों के लिए। केंद्र सरकार ने जो आईपीएस आईएएस और मेडिकल की परीक्षा में मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको फ्री कोचिंग की बात की है। साहब ये क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों ना करें? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देकर उनको कुछ सुविधाएं दे जा सकती हैं क्योंकि वो एक कमजोर तबका था एक समय, तो अगर हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज है, अब अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान नहीं है, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। अब ये बात अलग है कि जैन कम्युनिटी उस आरक्षण को नहीं लेती है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी है कमज़ोर स्थिति में, जिनके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, जहां जागरूकता बहुत कम है पढ़ाई के लिए क्योंकि जनसंख्या उनकी इतनी है। अब उसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है और उस जागरूकता के कारण आज आप देखेंगे जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है उनके घर में 15 बच्चे नहीं हैं। और ये एक जागरूकता की आवश्यकता है। नफरत करना से, घृणा करने से, उपेक्षा करने से समस्या बढ़ती है। तो ये जो कम्युनिटी है, पीएफआई जो नाम का संगठन है, ये इसी मौके का फायदा उठाते हैं और देश विरोधी एक्टिविटी उनके बीच में जाकर इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 100, 200, 500 रुपए का लालच देकर वो उनसे दिहाड़ी मजदूरी के बजाय उल्टे सीधे काम कराते हैं। दिन भर धरना दे दो, देश विरोधी नारे लगाओ, 500 रुपए देंगे। वो सोचते नहीं है कि 500 रुपए दिन भर मट्टी ढोएंगे, ईंटें ढोएंगे, मेहनत करेंगे, उससे मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा देश विरोधी नारे लगाने में क्या जा रहा है? चाय कॉफी मिल रहा है, बिरयानी खाने को मिल रही है। गरीब आदमी जो भूखा पेट होता है वो सोच नहीं रखता इस तरह की, समझाना पड़ता है। तो पीएफआई जैसे संगठन चलाने वाले लोगों पर प्रहार करने की आवश्यकता है, उस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और इसलिए एनआईए के जरिए हो या सीबीआई हो या राज्यों की पुलिस हो, उनको सीधा निर्देश है कि उस तरह की मानसिकता के लोगों पर प्रहार करें। संगठन को बैन करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पीएफआई नाम का संगठन जिसका पिछले कई घटनाओं में खुलासा हुआ है, कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को यह समझना चाहिए कि यह पीएफआई आपके भले में नहीं काम कर रही है, यह देश विरोधी गतिविधियों में काम कर रही है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी खुद बदनाम हो रहा है। और इस तरह के काम करने की देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि डरा कर कोई आपको कहे साहब आपको तो मार दिया जाएगा। सीए के विरोध के टाइम पे यही हो रहा था कि मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, समुद्र में डाल दिया जाएगा, इस तरह से सड़कों पे उतार दिया, जबकि ये करारा झूठ था। आज उस झूठ का खुलासा हुआ है। कहाँ सीए, कहाँ एनआरसी, किसको बाहर भगा दिया? तो लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि तुम झूठ बोलकर हमें बरगला रहे थे, हमें तो मोदी जी ने बाहर नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये जो छापेमारी हुई है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से ये धर्म के नाम पर इस देश में कुछ लोग एक्टिव होकर देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका अब समय है कि उनको लोग एक्सपोज करें और उनकी खबर सरकार तक पहुंचे ताकि इस देश को कोई तोड़ ना पाए। वंदे मातरम।